हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत सारा स्वागत करती हूँ और साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे, अर्थात अपने घर में या जैसे कि किसी भी स्टेट में होंगे, तो वहाँ गुजरात की बात कर रही हूँ, बिहार की बात कर रही हूँ, है ना, जहाँ भी ओके, स्पेशली बिहार की मैं बात कर रही हूँ। तो आप जिस भी शहर में होंगे, जिस भी गांव में होंगे, वहाँ पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर सभी अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि जब हम अपने आप का ख्याल रखते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम एकदम फिट रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, तभी हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करता है। और जब मस्तिष्क बहुत अच्छे से कार्य करता है, इट मीन्स कि हमारे सभी काम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब काम बहुत अच्छे होते हैं तो फिर से हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। एकदम प्रसन्नता की जो लहर है ना, हमारे फेस पर भी दिखाई देती है। इसलिए हमेशा अपना ख्याल रखना है। जितने अच्छे से हम अपना ख्याल रखेंगे, उतने अच्छे से ही हमारा बॉडी और हमारा मस्तिष्क हमारा साथ देंगे हमारे कार्य को पूरा करने में। और जब कार्य हमारा पूरा हो जाता है तो फिर हम प्रसन्नचित और हमारी खुशी डबल ट्रिपल और कितनी सारी मल्टीप्लाइड हो जाती है। ठीक है, इसलिए अपने आप का ख्याल रखना। हमेशा मैं यही कहती हूं और हमेशा कहती रहूंगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए आप लोग अपना अपना ख्याल अच्छे से रखना। घर में किसी को परेशान नहीं करना। बड़ों की डांट कभी कभी खा लेना, मम्मी की डांट भी खा लेना, क्योंकि आपके मम्मी डैडी या बड़े आपकी अच्छाई के लिए कभी कभी डांटते हैं। हाँ, कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि मम्मा तो सिर्फ छोटे से ही प्यार करती हैं, या मम्मा तो दीदी की ही बात सुनती हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं है, ऐसी फील आती है। अब देखो, जो सबसे छोटे रहते हैं ना, उनको हमेशा सबसे छोटा ही माना जाता है, भले ही वो कितने भी बड़े हो जाएं। और जो घर में सबसे बड़े रहते हैं वो बेचारे 2 साल से ही बड़े हो जाते हैं, यदि दूसरा भाई बहन आ गया तो। बड़ों को हमेशा यही सुनना पड़ता है, तुम बड़े हो ना, तुम समझदार हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़ों की ये शिकायत होगी। तो फिर भी अपने बड़प्पन को बरकरार रखते हुए प्रसन्न रहना है। बड़े का मतलब ये नहीं गंभीर रहना है, हंसना मना है, कोई भी कार्य करेंगे नहीं हंसेंगे, कुछ भी वो काम नहीं हंसेंगे, ऐसा नहीं है। बड़े भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, क्योंकि हर एक के मन में दिल जो है ना, हमारा दिल तो बच्चा है जी, बच्चे को संभाल के रखना है। और जो छोटे रहते हैं वो कितने भी बड़े हो जाए तब भी छोटे रहते हैं। मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। हम 5 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन, उसके बाद मैं छुटकी। ठीक है हाँ, ओके, छोटी। तो आज भी जब मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ तो सब लोग मुझे छोटे जैसा ही ट्रीट करते हैं, भले ही मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ी तो हो ही गई हूँ, है ना, आपकी टीचर जो हूँ। और रही बात मैं अपने ससुराल की बात करूँ तो यहाँ मैं बड़ी बहू हूँ, यहाँ मुझे बड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है, बड़ी भाभी, बड़ी मम्मी, या इस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अपने आप को हर हाल में खुश रखना है, बस ये आपको समझना है। ठीक है, इसी तरह से मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा आपके साथ आती रहूंगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको ऑनलाइन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सही सुना है, सही सुनिएगा, सही समझिएगा और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। जिनमें शामिल है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जो भी आपके बिहार बोर्ड परीक्षाएं हों, या बैंक, इंश्योरेंस, CAIIB, JAIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इसलिए आप हमेशा हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं और आप अलर्ट हो जाते हैं कि ओ वीडियो आ गया, चलो हम देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, तभी तो आपका और हमारा साथ और मजबूत होता जाएगा। हम और आप हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। चलो तो चलते हैं इस पाठ की तरफ, इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 10 पूरा कर दिया है। नाम है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये कविता हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, सुन ही ली है। अब इसी चैप्टर के हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। कहानी समझ में आई? लेखक थे और उनके भाई थे, उनकी दीदी थी, पिताजी थे, घर में मम्मी भी थी। कौन कौन मांसाहारी थे बताइए घर में? क्या पिताजी मछली खाते थे? यस। क्या मम्मी मछली खाती थी? नो।
क्या बच्चे मछली खाते थे? नो। क्यों? खा सकते थे ना, उनके घर में, परिवार में तो माहौल था, लेकिन मम्मी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, तो बच्चे भी नहीं खाते थे। कहते हैं ना कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो आदतें हैं, अपनी प्रवृत्ति है, हम पर, खुद पर भी निर्भर करती है। हम जैसी प्रवृत्ति, जैसा रवैया अपनाना चाहें वैसा कर सकते हैं। हम चाहें तो बहुत अच्छे से आगे अपना जीवन व्यतीत करें, और हम चाहें तो भेड़ चाल में शामिल हो जाएंगे। ये इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो हमें भी वही करना है, मतलब हमारा अपना कुछ नहीं, हम चले भेड़ चाल में या भीड़ चाल में शामिल हो गए, तो उस भीड़ में शामिल नहीं होना है। अक्सर जो व्यक्ति है ना, वो हमेशा आसान कार्य करता है। आसान कार्य क्या क्या होता है बताओ जरा, कोई बता सकता है कि कौन कौन से कार्य, कौन कौन से काम या कौन कौन से भाव सबसे इजी होते हैं? सबसे, मैं बताऊं, सबसे आसान होता है गुस्सा करना, सबसे आसान होता है किसी पर ब्लेम करना, सबसे आसान होता है भीड़ का हिस्सा बन जाना, और मुश्किल होता है गुस्से का उल्टा, देखिए, खुश रहना। सबसे आसान होता है उतावलापन, और मुश्किल होता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। क्योंकि कुछ भी आया फटाफट उसको बोल दिया कि उसने मुझसे ऐसा कहा था ना, इसलिए मैंने उससे कह दिया। अरे भाई, उसने तो कह दिया, तुम्हें बुरा लगा, इट मीन्स कि तुम उसको बुरा समझते हो, हाँ तुमने भी उससे वही कह दिया, तो तुम तो महा वाले बुरे हो गए। तो धैर्य रखना मुश्किल होता है। सबसे आसान है भीड़ में शामिल हो जाना। हमें क्या पता कोई कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो जा रहा था इसलिए हम भी चले गए। अरे भाई, आपकी बुद्धि कहाँ है? आप अलग हो ना, आप यूनिक हो ना, आप उससे अलग हो, तो उसके साथ ऐसे भीड़ में शामिल क्यों हुए? तो यही है कि क्रोध करना आसान है, खुश रहना मुश्किल है। तो आपको आसान कामों में शामिल नहीं होना है, भीड़ में शामिल नहीं होना है, करना है वो जिससे हमारी पहचान बन सके। कहते हैं ना, सिंह, शेर कभी भीड़ में नहीं चलता है, कभी झुंड में नहीं चलता, वो अकेले चलता है और एकदम मस्त चाल चलता है, क्योंकि उसको किसी का डर ही नहीं रहता। ठीक उसी तरह से एक दोहा याद आया मुझे कबीरदास जी का, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, श्वान कुत्ता श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हाथी जब कहीं गली से गुजरता है तो क्या वो दुबक दुबक के चलता है, डर डर के चलता है? कैसे चलता है? मस्त, एकदम मस्त चाल चलता है अपनी चाल में। उसी तरह से जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं रहता। डर ना रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम अहंकारी हो जाएं, घमंडी हो जाएं और हमें किसी से कोई वास्ता नहीं। नहीं, आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर होता है। आत्मसम्मानी व्यक्ति विनम्रता के साथ अपना जीवन बिताता है। और एक और बात बता दूं, विनम्रता का अर्थ दब्बूपन कतई नहीं होता कि मतलब हम तो विनम्र हैं, जो भी कहेंगे सुन लेंगे। नो वे, हम सही हैं, हमें अपनी बात रखना आना चाहिए, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन बात को रखने का सलीका भी होना चाहिए, तरीका भी होना चाहिए। मत कहना लाली मैडम ने कहा था, आप पापा ने डांटा ना, पापा आप हमें नहीं डांट सकते। अरे भाई, ऐसा मत करवा देना, ठीक है? आप कहना पापा, या फिर उनका गुस्सा जब शांत हो जाए तब उनसे भेंट करना कि पापा पता है आपने जब मुझे डांटा था, लेकिन मेरी गलती तो नहीं थी, या आप समझा भी तो सकते थे। इस तरह से कहोगे तो पापा भी कहेंगे हाँ मेरा बेटा, अच्छा सॉरी, आगे से मैं तुझे नहीं डांटूंगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि दहकते हुए अंगारे को और अधिक आपने फूंक डाला तो वो और लौ हो जाएगी ना, और लपट आ जाएगी उसकी। इसलिए हमें अपने व्यवहार में शालीनता, विनम्रता अपनाना जरूरी है। पेशेंस, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। अकेले चलना कठिन तो होता है, लेकिन जब राह हम अपनी बना लेते हैं तो और लोग भी हमारे पीछे शामिल हो जाते हैं। आई थिंक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो चलने की कोशिश तो करो, अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। धुंध जब छाई रहती है, सर्दियों में कोहरा जब छाया रहता है, तो हमें लगता है कि वो कैसे जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कदम आगे बढ़ाया, हमें रास्ता साफ दिखाई देता है, और बढ़ाया तो और भी रास्ता दिखाई देता है। लेकिन दूर से देखो तो ऐसा लगता है पूरा रास्ता ही ब्लॉक है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, ठीक है? यदि हम उनसे पीछे हट गए तो हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन यदि हमने उनका पार, मतलब उनके सामने आते गए तो हम उनको पार कर सकते हैं। सोचते होंगे लाली मैडम कितना बोलती हो। सही बोलती हूँ, जीवन के अनुभव है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए कि जीवन किस तरीके से जीना है। क्योंकि हमने भी तो ये जो शिक्षा है हमारे गुरुजनों से प्राप्त की, हमारे अपने बड़ों से प्राप्त की। तो हमारा फर्ज क्या है? वो शिक्षा, वो अच्छी बातें आप तक पहुंचाना। इसलिए कहती हूँ, यही लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बातें जो भी मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट के अलावा, वो क्या लगता है आपको, क्या सही है, क्या बताना चाहिए, सच सच लिखना, ऐसे बड़ी बड़ी डींगे मत मारना, ठीक है?
चलो तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम मछली चैप्टर के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न का अर्थ समझ सको। जब हम प्रश्न का अर्थ समझते हैं तभी तो उत्तर लिख पाते हैं। यदि प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझा तो उत्तर कैसे लिखोगे? तो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? पतली गली से लिखा था ना लेखक, मैं हमेशा पतली गली में घुस जाता था क्योंकि वहां से उनका घर पास पड़ता था। शॉर्टकट होगा शायद। दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि इस गली से उनका घर नजदीक या निकट पड़ता था, इसलिए वो पतली गली से घुस गए। अगला प्रश्न है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? बच्चे क्या सोच रहे थे कि पिताजी ने जो 3 अच्छी मछलियां खरीदी हैं, काश उसमें से हम एक ले लें और फिर हम उसको कुएं में डाल देंगे तो बेचारी वो मरने से बच जाएगी। कुछ इस तरह की सोच विचार कर रहे थे ना लेखक और उनके जो भाई थे। याद है? देखा है फर्स्ट वीडियो? नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना। ओके, आ जाओ। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा तब बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और फिर उसको कुएं में डाल देंगे। ये अभिलाषा, ये इच्छा थी उनकी कि हम ऐसा करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? जब घर में आए मछलियां लेकर, तब उन्होंने क्या किया था? नहान घर या वॉशरूम में चले गए थे वो। और देखो, घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया। भरी हुई बाल्टी को आधा खाली करके झोले की 3 मछलियां उसमें उड़ेल दी थी बाल्टी में, क्योंकि झोले में पड़ी थी और वो उनको यही लग रहा था कि पानी नहीं है, मछलियां मर ना जाए, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे आए और बाल्टी का पानी आधा किया, तब जाकर उसमें डाल दी। चलो इतना ही अच्छा है कि वो समझदार थे। अच्छा, समझदार तो वो थे ही, तभी तो उस प्राणी की जान के लिए वो चिंतित थे। और वो क्या सोचते थे कि यदि बाल्टी भरी होती, ये भी जिक्र किया है कि यदि बाल्टी भरी होती तो उनका वो खतरनाक तरीके से यदि कोई मछली उछल जाती तो वो तुरंत ही मर जाती, इसलिए उन्होंने ये किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था? संतू क्यों हिचक रहा था? मछली को मतलब छूना भी नहीं चाहता था, क्यों? बोलो जल्दी। मछली से डर रहा था या उसको घिन हो रही थी? क्या बात थी जो उसको छूने से भी? हाँ देखो, संतू को मछली छूते हुए डर लग रहा था, मछली छूने से कहीं वो उसको काट ना ले। मछली काटती है, बिल्कुल काटती होगी। चलो आगे चलते हैं। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? बच्चों को एक बार दीदी ने बताया था कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में छवि या हमारी इमेज नहीं दिखाई देती है। तो जब एक मछली गिरी ऊपर से मतलब बाल्टी से या कहीं से भी नीचे, और उनको लगा ये मछली मर गई, तो किस तरह से उन्होंने इस बात को प्रूफ किया? वो ये देख रहे थे। देखो, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देखकर की। तब उनको लगा कि हाँ, ये मछली मर चुकी है। नेक्स्ट है, संतू क्यों उदास हो गया? संतू उदास क्यों हो गया? क्योंकि बच्चों की यह है ना कि वो किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहते, कटते हुए नहीं देखना चाहते। तो अब संतू जो था वो सोच रहा था कि अब तो घर में मछलियां आ गई हैं, अब तो इनको काट दिया जाएगा। बेचारा इसलिए उदास था। अच्छा, आप सबको ड्राइंग आती है क्या? बोलो जल्दी बोलो, ड्राइंग आती है? मछली या मेंढक या कछुआ या बिच्छू बनाने आते हैं आपको? कभी आपने कोशिश की है कि हम भी मछली बना लें? इस तरह की रहती है क्या मछली? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। और छोटी सी यहाँ पर आँख रहती है उसकी, और कुछ इस तरह से रहती है मछली। और बताओ, इस तरह के उसके फेदर्स रहते हैं, पंख थोड़े से, जिनसे वो उड़ती हैं। ठीक लग रही है मछली? लग रही है? चलो पानी में कर दो तो और समझ में आ जाएगी कि हाँ ये मछली है। और मेंढक,
मेढक पेपर का तो बनाना मुझे आता है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, हंसना मत, ठीक है। इस तरह से वहां पर उन्होंने बताया। संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली की बिछुड़ने होते हुए जानकर वह दुखी हो गया था कि अब बेचारी मछली कुछ समय बाद कट जाएगी, मर जाएगी, जबकि वो तो उसको जीवित रखना चाहता था, उसको कुएं में डालना चाहता था, और जब उसका मन होता तब उसको बाल्टी में रखता, खेलते उसके साथ, लेकिन अब तो वो जान चुका था कि मछली कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? बताओ। घर में क्या जितने भी सदस्य थे, जैसे पिताजी, माताजी, बच्चे, दीदी, क्या सब के सब मछली खाते थे? नो। कौन खाता था? कौन कौन खाते थे? सिर्फ घर में पिताजी खाते थे क्या? देखते हैं। घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था, क्योंकि माँ तो खाती नहीं थी तो वो तो उसको छूती भी नहीं थी। उसे काटने के लिए अलग पाटा था, मतलब पूरा सेपरेट सामग्री थी उसके लिए, बनाने के लिए बर्तन जो भी था, तो नौकर काटता था, अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। ओके, किचन में या रसोई घर में नहीं होता था ये सब, क्योंकि घर में सिर्फ पिताजी खाते थे और माताजी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, बच्चों को भी पसंद नहीं था, तो घर का जो नौकर था वो ही काटता था और वही बनाता था, और उसके हाथ से फिर मतलब बनी हुई मछली पिताजी खाते थे। ठीक है, याद रखना कि घर में सिर्फ पिताजी ही खाते थे मछली, बाकी कोई नहीं। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी तो अपने कमरे में थी और ऐसा लग रहा था जैसे सो रही थी। तो दीदी सच में सो रही थी या रो रही थी? यदि सो रही होती तो जैसे ही वो जो लेखक और उनके भाई हैं वो घर में आए, तुरंत कैसे उनको देख लिया? कुछ तो राज है इसके अंदर। तो दीदी सो रही थी या दीदी रो रही थी? देखो, चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। अरे अरे, कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? किसके पीछे भागा? तो अरे अरे अरे, रुक 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 रुक, किसके पीछे भागा था वो? अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा था, क्योंकि संतू एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतू मछली को कुएं में डाल देगा, जिससे चलते उसे डांट पड़ेगी। संतू से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा था। भग्गू किसके पीछे भागा था? संतू। देखो नाम देखो आप, एक भग्गू था, एक संतू था। तो भग्गू संतू के पीछे इसलिए भागा था कि उसको पता था कि संतू जो है वो कुएं में मछली को डाल देगा, और यदि इसने कुएं में मछली को डाल दी तो पिताजी से तो डांट भी पड़ेगी और हो सकता है मार भी पड़ जाए। इसलिए बेचारा उसके पीछे भाग रहा था कि कहीं उसको डांट ना पड़ जाए। वो कह रहा अरे अरे रुक 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 भाई रुक, लेकिन नहीं संतू तो भागा ही जा रहा था। चलो आगे चलते हैं। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी? स्पष्ट करें, बताओ। मछली भी है, दीदी भी है, क्या मछली और दीदी में कोई समानता है? एक कविता हमने पढ़ी थी, आवेन्यू चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि क्या मनुष्य और पत्थर में कोई समानता है? समानता थी। यहां पर दिया है क्या दीदी और मछली में कोई समानता है? देखो, आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी, क्योंकि बेचारा कोई भी प्राणी क्या कर सकता है? मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है, वो जिसको चाहे पकड़ ले, जिसको चाहे काट दे, जिसको चाहे मार दे। क्या कर सकते हैं? क्योंकि किसी के पास बुद्धि नहीं है, किसी के पास वाणी नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पास है। और मनुष्य इसी शक्ति का, सर्वोपरि होने का बहुत फायदा उठाता है, या यूं कहें कि स्वार्थ में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो जंगलों को, वनों को, वन्य प्राणियों को अपने स्वार्थ के लिए हानि पहुंचाता रहता है। तो सुनो, आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरे में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर हिल उठता था। ऐसे नहीं होते, ऐसे रोते ना,
भले ही हम ऐसे, बच्चा तो खूब चिल्ला चिल्ला कर रोता है, मम्मी ऐसे करके रोता है, लेकिन जब बड़ा कोई व्यक्ति रोता है तो वो सिसकियां लेकर रहता है, हिचकियां लेकर रोता है, ठीक है। तो जब दीदी रो रही थी तो साड़ी सिसक सिसक कर रो रही थी, हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई है कि जिस तरह से मछली अब मतलब मरने से पहले तड़पती है और ऐसे उछलती सी है या हिलती है, या लिखा है ना कि मछली का लहराना बेचारी और दीदी का सिसकना, सिहरना, दोनों में समानता दिखाई है। अगला प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? बताओ, किससे नाराज हुए पिताजी, क्यों नाराज हुए? तो पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विह्वल हो उठा, दुखी हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी ने इन हरकतों के कारण सबको डांट लगाई। क्या कर रहे हो? क्योंकि पिताजी तो मार्केट से, बाजार से 3 मछलियां लाए थे क्योंकि उनको मछली का भोजन करना था, लेकिन बच्चे यहाँ झगड़ रहे, वहां झगड़ रहे, कोई मछली को लेकर भाग रहा। इसके कारण फिर बच्चों पर उनको गुस्सा आया और उन पर चिल्लाने लगे। अब है सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग मतलब हमें प्रसंग बताना होगा कि कौन से प्रसंग की बात की गई और साथ ही साथ संदर्भ भी बताना होगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस पाठ की हैं। याद रखना, जब भी व्याख्या पूछी जाती है तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि ये जो पंक्तियां हैं, किसी भी चैप्टर की पंक्तियां आ सकती हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां, इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आप सिर्फ उसका अर्थ मत बताना। क्या करना? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 10 मछली से ली गई हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो है पंक्ति है, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश क्या? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मछली नामक कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संबंध उस संदर्भ से है जब बच्चे पिताजी द्वारा खरीदी गई 3 मछलियों को लेकर भीगते हुए घर जा रहे थे। बच्चों को मछलियों के प्रति मोह था। मोह मतलब समझते हो ना, मतलब वो मछलियों को बचाना चाहते थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि मछलियां बेचारी घर जाकर कट जाएंगी, मर जाएंगी, और झोले में वे तड़प भी रही थी। तो जैसे ही बरसात का पानी आए तो उन्होंने झोले का मुंह खोल दिया ताकि उन पर कुछ पानी के छींटे पड़ जाएं, ठीक है। वे उन्हें मरने देना नहीं चाहते थे। मछलियां बड़ी थी, झोले में एक दूसरे से दबी हुई थी। बड़ी बड़ी मछलियां थी तो एक दूसरे से दबी हुई थी। झोला में तो पानी नहीं था, कहीं पानी के अभाव में ये मछलियां मर ना जाए, यही सोचकर उन्होंने बरसते हुए पानी जो बरसने वाला था उसकी तरफ झोला खोल दिया। इसी डर से उन्होंने झोले का मुंह खोलकर आकाश की ओर फैला दिया ताकि आकाश का पानी झोले में पड़े और मछलियां जिंदा रह सकें। इस प्रकार मछलियों के लिए पानी एवं जान की रक्षा करने के लिए बच्चों ने ऐसा किया। ये मछलियों को कुएं में डालकर पालना पोसना भी चाहते थे। उन्हें मछलियों के प्राण बचाने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे भी अपनाए, या यूं कहें कि बहुत प्रयास भी किया कि काश कि ये मछलियां जो हैं वो बची रहें। लेकिन मछलियां तो अंत में काट दी गईं और काटने के साथ ही उनका भुर्ता भी बन गया होगा। और उसमें थी छोटी छोटी, मतलब 3 मछलियां थी, दबी हुई थी, और झोले को उन्होंने खोला ताकि आकाश से जो पानी गिर रहा था तो कुछ समय के लिए तो मछली जीवित रहें। कुछ समय के लिए तो जीवित रहीं, लेकिन फिर क्या हुआ आपको पता ही है। आगे चलते हैं, और कौन सी व्याख्या हमें करनी है। नेक्स्ट है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। कब का वर्णन है? जब बच्चे बाजार से घर आ जाते हैं और नहान घर में जो मछलियां थी उनको बाल्टी में डालते हैं। लेकिन समझदारी इतनी थी कि बाल्टी जो फुल पानी से भरी हुई थी एकदम, उसको पहले उन्होंने आधा किया, तब जाकर उसमें 3 मछलियां डाली। ऐसा क्यों किया? यदि फुल जो बाल्टी थी उसमें डालते तो क्या होता बोलो? अरे भाई हाँ, आपको पता है, ठीक है। तो जब मछलियां यदि भरी हुई बाल्टी में डाली जाती
तो वो तो पानी पाते कहते ना, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। अब मछली का जीवन तो पानी है, क्योंकि मछली जल की रानी है। तो यहाँ पर उन्होंने इसलिए भरी हुई बाल्टी में नहीं डाला होगा कि वो तो उछलकर नीचे गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले बाल्टी का जो था आधा किया और उसके बाद फिर उन्होंने उसको डाला। ठीक है, समझ में आया? देखो, प्रस्तुत पंक्तियां जब भी व्याख्या करने को कहा जाएगा, आपको पाठ का नाम बताना है और पाठ्य पुस्तक का नाम बता सकें तो और भी अच्छी बात है, लेखक का नाम बताना चाहें तो और भी उत्तम, या यूं कहूं कि सर्वोत्तम बात है। तो जब भी आपसे कभी भी व्याख्या करने को कहा जाए पंक्तियों की, या आशय स्पष्ट करने को कहा जाए, तो ये जरूर याद रखना कि सिर्फ हमें उन पंक्तियों का अर्थ ही नहीं लिखना है, बल्कि हमें यह भी बताना है कि वो किस पाठ से ली गई हैं। ओके, ठीक है। अब लिखा है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक है? गोधुली भाग 2 के मछली नामक शीर्षक से ली गई हैं। इस वाक्य का संदर्भ उस समय से है जब बच्चे मछली लेकर घर आ जाते हैं। नहान घर में पानी से भरी बाल्टी से आधे पानी को गिराकर उनमें तीनों मछलियां उड़ेल देते हैं झोले से। लेखक को लगा कि अगर भरी बाल्टी में मछलियों को रखा जाता तो वे उछलकर बाल्टी से निकल जाती और फर्श पर आ जाती। बच्चों का बाल सुलभ मन मछलियों को खाना नहीं चाहता था। खाना को तो छोड़ो, उनको वो काटने नहीं देना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे। ठीक है, एक बार एक छोटी मछली उनके हाथ से छूटकर नहान घर की नाली में घुस गई थी, जिसे दोनों भाइयों ने काफी ढूंढा था, लेकिन वह मछली नहीं मिली। दीदी ने कहा था कि घर की नाली शहर की नाली से 3 मील दूर मोहरा नदी में मिली है, जिससे छोटी मछली नदी में बहकर चली गई होगी। दीदी ने उनको समझा दिया कि उदास ना हो, यहाँ से चली गई ना वो, तो जो हमारे घर की नाली है वो वहीं मिल जाती है नदी में, तो वो वहां चली गई होगी, सुरक्षित होगी, इसलिए तुम लोग चिंता मत करो। क्योंकि जो बच्चे थे, लेखक और उनके भाई, वो हमेशा मछलियों को बचाने की कोशिश करते थे और बड़ा अजीब सा लगता था कि पिताजी क्यों काटते हैं। घर में कौन बनाता था मछली? उनके घर के नौकर, क्योंकि मछली ना तो घर के रसोई घर में बनती थी, वो कहाँ बनती थी? नहान घर में। ठीक है, और नौकरी काटता था और सब कुछ अलग बर्तन थे मछली पकाने का। तो वहीं पर माँ तो इन बातों से बड़ी गुस्सा होती थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, और कोई भी बच्चा भी मछली नहीं खाता था, सिर्फ और सिर्फ पिताजी ही खाते थे। अब क्या हुआ? इसी आशंका से बच्चों ने आधी पानी भरी बाल्टी में मछलियों को रखा, ताकि मछलियां उछलकर बाहर आकर कहीं नाली से होते हुए नदी में ना चली जाए और फिर पिताजी की डांट ना खानी पड़ जाए, क्योंकि मछली खाने से पिताजी रह जाएंगे वंचित, तो फिर खाएंगे बच्चे डांट, है ना। अब क्या हुआ कि मछली के खोने का भय आज भी बच्चों के दिमाग में बना हुआ है, अतः आज वे सतर्क थे और तीनों मछलियों को बाल्टी में रखकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे अच्छे से, क्योंकि पहले एक बार उनके हाथों से मछली छूटकर नाली में चली गई और वो ढूंढते ढूंढते कहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी वो चली गई थी। ठीक, चलो अब चलते हैं अगली तरफ। लिखा है, और पास से देख परछाई दिखती है। किसकी परछाई दिखती है? कौन आया, किसका साया नजर आता है? तो देखो ध्यान से, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 10 मछली से ली गई हैं। और कब से है, कब का प्रसंग है ये? जब दीदी अपने भाइयों से कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से आदमी की परछाई नहीं दिखती। लेखक ने जब बाल्टी से मछली को निकालकर फर्श पर रखा और पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया, जैसे मरी हुई मछली को ऐसे ऐसे हिलाया, तो मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। मतलब यदि वो जिंदा होती तो थोड़ा हिलती डुलती, लेकिन उसको उठाया, ऐसे किया, लेकिन वो एकदम निर्जीव थी। अब कैसे करें पता कि ये मछली जिंदा है या मर गई? तब जाकर इस पर लेखक ने संतू से कहा कि तू इसकी आंख में झांक कर देख, जल्दी से देख इसकी आंख में। हाँ, देख इसकी आंख में झांक कर, यदि तू नहीं दिखा इसकी आंख में, इसका मतलब ये सच में मर चुकी है। ठीक है, कहा कि तू इसकी आंख में झांक कर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है कि नहीं। संतू थोड़ी दूरी पर बैठा था। बड़े भाई की बात सुनकर वह मछली के पास आया और उत्सुकतावश मछली को देखने लगा। इस पर लेखक ने संतू से कहा है कि और पास से देख, परछाई दिखती है क्या? और पास से देख, परछाई दिखती है?
यही इसलिए ये बात हुई थी। तो ये ध्यान रखना कि उन्होंने ये बताने के लिए कि यदि परछाई दिखती है तो मछली जिंदा है, यदि परछाई नहीं दिख रही है तो मछली मर चुकी है। क्यों, कैसे पता चला था उनको? क्योंकि उनकी दीदी ने उनको बताया था। लेखक ने समझाती हुई दीदी की बातों को संतू से दोहरा दिया। संतू दूर से ही सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ चुपचाप था। वह कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है कि नहीं। इस प्रकार उपर्युक्त पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या संतू, मछली और लेखक के बीच का है। मछली के जिंदा होने के लिए लेखक ने संतू से उपर्युक्त वाक्य को कहा था ताकि दीदी ने जो बातें मछली के बारे में बताई थी वह सच थी कि नहीं, वह इसकी परीक्षा ले रहा था। संतू चुपचाप मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने का प्रयास कर रहा था और निरुत्तर था। निरुत्तर मतलब स्पीचलेस, कोई उसके पास जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्या मछली की आंखों में उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी? बताओ और कमेंट करो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपने विक्रम बेताल का नाम सुना है? विक्रम 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 बेताल ताल ताल। एक राजा विक्रमादित्य थे, एक बेताल था, और हमेशा वो ऐसे एक सीरियल आया था और कहानी भी है उनकी। तो विक्रम बेताल कौन थे? किस तरह से बेताल उनकी पीठ पर हमेशा चढ़ा रहता था, और जो विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य विक्रम, ठीक है, विक्रमादित्य राजा थे, वो क्यों बेताल के हर प्रश्न का जवाब देते थे। और विक्रम हमेशा 2 शर्त रखता था, और उसकी जो शर्त थी वो बड़ी अजीब थी। क्या कहते थे? यदि तुमने मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और यदि तुम बीच में बोले तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब बेचारे बोले या चुप रहे? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ना, ठीक है, शॉर्ट समरी ही पढ़ लेना उसकी, और फिर मुझे बताना कि आपने क्या पढ़ा विक्रम बेताल की। आप सोच रहे होंगे आपको ये कैसे याद आया विक्रम बेताल? क्योंकि मैं आपसे हमेशा प्रश्न पूछती हूँ और ये भी कहती हूँ, देखो हम विक्रम बेताल तो है नहीं, हम तो स्टूडेंट एंड टीचर्स हैं। तो जब भी कभी आपको कोई डाउट हो तब भी कमेंट बॉक्स लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, और यदि आपको लगता है कि और क्या समझना चाहते हैं चैप्टर से रिलेटेड तो वो भी आप लिखिए, ठीक है। अब नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। क्यों? कब का वर्णन है? देखो, तब का वर्णन है जब नहान घर से जहां लेखक मछलियों को देखने के लिए गया है। एक मछली उनके हाथ से छूटकर नहान घर की नाली में चली गई थी, और फिर वो क्या करते, वो वहां पर गए जहां पर वो नाली मिलती थी। नहान घर में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा नहान घर मछलियों की गंध से भरा हुआ है। वहां भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी को उड़ेल दिया। इससे नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी भर गई और तुरंत पानी के बह जाने पर खाली भी हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी जिसे लेखक ने महसूस किया। लेखक, संतू, लेखक और भग्गू जो कि मछलियों को काटता था, ठीक है। नहान घर में ही भग्गू मछलियों को धोकर काटकर साफ सुथरा कर रहा था ताकि उसे पकाया जा सके। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि नहान घर ही नहीं, पूरा घर मछली की गंध से पट गया था। पूरा घर मछली की गंध से भर गया था। मछली के कारण पूरे घर में हंगामा हो गया था। दीदी से लेकर पिताजी और संतू सभी मछली वाली घटना में शरीक थे, क्योंकि कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, और पूरे घर में उसकी गंध। कैसा होता है बताओ? क्या मछलियों का जो आपने जहाँ फिश एक्वेरियम भी रहता है या मछली या तालाब, तो जो गंध आती है उसकी एक अलग तरह की गंध आती है ना, अनुभव किया है आपने? तो इसी तरह से वहां पर उन्होंने देखा कि ये तो है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? बताइए। संतू किस तरह से, मतलब संतू को किस तरह की कैटेगरी में रखा गया है, या संतू की जो विचारधारा थी वो लेखक ने किस तरह व्यक्तियों को मतलब संकेत दिया है कि संतू के माध्यम से किस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? सुनो, संतू मानवीय गुणों को उजागर करता है। संतू, अभी हमने बताया था ना आपको कि मानवीय गुण या मानवता का धर्म सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, क्योंकि मानवता का अर्थ है दया, करुणा, परोपकार, ममता, वात्सल्य,
है ना, ये सब मानवता के अंतर्गत आते हैं। और अमानवीय गुणों की यदि हम बात करें, अमानवीय गुण क्यों कहें, अमानवीयता की यदि हम बात करें, क्योंकि वो तो अवगुण है, गुण क्यों कहेंगे हम, तो उस इनके विपरीत जो है वो अमानवीय है, कि दया ना हो, एकदम निर्दयी, निर्दयता के साथ किसी को भी मारना, काटना, ये सब अमानवीय गुण कहलाते हैं, अमानवीयता कहलाती है, अवगुण। ठीक है, तो यहां पर जो संतु था वो हमेशा मछली को बचाना चाहता था, कहीं कुएं में डालना चाहता था। तो लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया है कि संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर, इन गुणों को त्याग कर, स्वार्थ में अंधा होकर, विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। हर तरफ, चारों तरफ बस मुझे चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, मेरा मतलब सिद्ध होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये हासिल करना है, ये ऐसा, मतलब दुनिया में यदि देखा जाए तो 90% या 90% लोग, या यूं कहें, हाँ 90 ही कह दो, क्योंकि 10% अभी भी हैं जो मानवीय गुणों को अपनाते हैं, या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। काश कि वो दिन कभी आ जाए जहां पर मानवता को ही सर्वोपरि रखने लगे सभी। यदि ऐसा दिन आया ना तो वो इतिहास में अमर हो जाएगा, वो सदियों तक याद की जाएगी, क्योंकि यहां तो मनुष्य स्वार्थ में इतना लीन हो गया है कि उसको कुछ नहीं दिखता। मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझता, तो फिर अन्य प्राणी की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा होती है, परमार्थ की भावना होती है, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर, इन गुणों को त्याग कर, स्वार्थ में अंधा होकर, विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मूक मतलब जो बोल नहीं सकती। मूक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उनकी रक्षा को आतुर होता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। काश कि ऐसा हो कि सभी प्राणी में व्यक्ति अपनी परछाई देखे, स्वयं को देखे। यदि ऐसा हुआ तो कभी भी कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी को दुख या हानि पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन मनुष्य को तो सिर्फ खुद ही दिखाई देता है, अपना स्वार्थ नजर आता है, बस मुझे चाहिए। उसको लगता है कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, उस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैं मानव हूं। अरे मानव है, दैत्य नहीं। ठीक है, ये तो फिर ऐसा लगता है पौराणिक कथाओं में पहुंच गए जहां पर दैत्य आते थे, बड़े बड़ा एक आकार लिए, लंबे से दांत निकले होते थे, खतरनाक से काले कलूटे से कुछ भी आते थे तो जनता में हाहाकार मच जाता था। अब यहां पर तो किसके मन में राक्षस है, कौन मनुष्य है या अमानवीय गुणों, अमानवीयता है उसमें, समझ में ही नहीं आता, क्योंकि चेहरा तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मानव मूल्य है या नहीं कैसे पहचाना जाए, किस पर भरोसा किया जाए, किसको शक की दृष्टि से देखा जाए या किस पर भरोसा ना किया जाए, क्योंकि सूट बूट वेशभूषा ये सब के माध्यम से व्यक्ति ने अपनी सच्चाई को तो छुपा ली है। अधिक मतलब ऐसा देखा जाता है ना, बहुत से कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जिनसे हमें मिलते ही ऐसा लगता है कि अरे लगा ही नहीं कि हम आपसे पहली बार मिले, ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कई बार मिले हैं, या फिर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले भी कहीं देखा है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हाँ, किया है। जैसे कि कोई भी किसी, सपोज कोई मुझसे मिला जो हम पहली बार मिले, या कहीं ट्रैवल कर रहे तब मिले, या हम किसी स्थल पर मिले, कोई पर्यटक स्थल पर मिले, तो वहाँ हमारी पल दो पल की मुलाकात हुई किसी से भी, कोई भी फैमिली है या कोई भी व्यक्ति है, तो वो हमसे कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। तो ऐसे व्यक्ति किस तरह के होते हैं? खुली किताब की भांति, जिनके मन में जो है वही जुबान पर है। ऐसा नहीं कि जुबान पर कुछ और, मन में कुछ और, चल रहा है कुछ और, दिखा रहे हैं कुछ और। तो ये जो दोहरी तिहरी या कितनी तरह तरह की मानसिकता व्यक्ति में है, हम तो कहते हैं यदि वास्तविक रूप में मनुष्य मनुष्य है, सिर्फ डील डॉल से नहीं,
सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास 2 हाथ पैर और हम इस तरह की शरीर दिया है प्रभु ने तो हम मनुष्य हो गए। मनुष्य तभी मनुष्य कहलाएगा जब उसमें मनुष्यता की भावना होगी, जब उसमें मानवीय गुण होंगे। मानवीय गुण देखो, जिसमें सेवा, परमार्थ, परमार्थ समझते हो, परोपकार, ममता जैसे गुण, दया, करुणा जैसे गुण विद्यमान होते हैं, तब जाकर कहीं मानव कहलाते हैं। तो यही तो दिखाई दे रहा है, यही तो समझाना चाहते हैं लेखक कि आज मानव अपने आदर्श को भूलकर, इन गुणों को त्याग कर पूरी तरह से स्वार्थ में अंधा हो गया है और किसी भी लाचार की मदद में भरोसा नहीं करता, बल्कि इसके शोषण में भरोसा करता है। उसको लगता है ये मेरे अंडर आ जाए या मैं इस पर सत्ता जता सकूं, बस उसी को वो सही समझता है, जबकि ये तो पूरा अमानवीयता है। ठीक है, तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि इस जो संतु था वो मछलियों को बचाना चाहता था। संतु के माध्यम से लेखक ने उस तरह के व्यक्तियों को या की ओर इशारा किया है जिनमें मानवीयता होती है, जिनमें दया, करुणा, परोपकार, ममता की भावना होती है। यहां पर यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से किरदार के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य में मानवता का होना आवश्यक है, तो संतु नामक किरदार से यह बताना चाहा है। वहीं पर लिखा है कि इस विरोध का मतलब है कि अब उसने, जो भग्गू था वो काट रहा था मछली को, तो उसका विरोध करते हुए मछली को उसके सामने से उठाकर ले जाता है, भागता जाता है, भग्गू उसके पीछे भागता है। ठीक है, इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूट जाता है, सभी प्राणी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए। काश कि ऐसा हो कि हर एक व्यक्ति अपनी ही परछाई दूसरों में देख सके, ताकि वो दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले उसको लगे कि ये हानि तो मैं अपने आप को पहुंचा रहा हूं, और कभी भी इस तरह की विचार उसके मन में या मस्तिष्क में उत्पन्न ही ना हो। अगला प्रश्न है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। दीदी कैसी थी, दीदी का स्वभाव कैसा था, क्या दीदी गुस्से वाली थी या दीदी के अंदर बहुत प्रेम स्नेह भरा था, क्या दीदी हमेशा भाइयों को चटापट पटापट करती रहती थी, डांटती रहती थी, या उन्हें स्नेह लाड़ दुलार भी देती थी, बताओ। तो देखो, प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। अब यथार्थ फिर से आ गया है ये शब्द। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, रियलिटी, ठीक है, सच्चाई। तो फिर से मैं पढ़ती हूं, प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थता की एक झलक है। दीदी घर की 4 दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। बाला मतलब ओ बाला नहीं, बाला मतलब बालिका। यहां पर जैसा कि स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला वीडियो आपने देखा है ना, जिसमें व्याख्या की गई है कि लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी इस चैप्टर में लेखक ने बखूबी उजागर किया है कि किस तरह से भेदभाव किया जाता था लड़के और लड़की के भी बीच में। तो यहां पर बताया कि जो दीदी हैं वो घर की 4 दीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है, पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती हैं, कहीं भी नहीं आ जा सकती हैं। क्यों? लड़की हो, घर से बाहर नहीं निकलोगी। लड़के हैं वो जाएं, उनको कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट प्रेम स्नेह की भावना रखती हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम और स्नेह की भावना को लेखक ने श्रद्धा लिखा है। श्रद्धा एक पवित्र शब्द है जो पूजा अर्चना के साथ जोड़ा जाता है, जो परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दीदी के लिए उन्होंने श्रद्धा शब्द लिखकर यह बताने का प्रयास किया है कि उनके मन में कितनी पवित्रता थी। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती हैं। ठीक है, और मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं आह भर कर रह जाने वाली कन्या है। कि बेचारी या बेचारी शब्द बिल्कुल उपयुक्त है यहां पर दीदी के लिए, और दीदी के माध्यम से लेखक ने स्त्री जीवन की ओर संकेत किया है कि समाज में स्त्रियों को, लड़कियों को किस तरह से रखा जाता है। लड़की हो, देखो एक एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की, क्षितिज, उसमें एक बहुत अच्छी कविता है, उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कन्यादान नामक एक कविता है, जिसमें कवि ऋतुराज जी द्वारा रचित है। और उसमें साफ साफ कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना।
जब ये कविता पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या मैडम कैसे? ऐसे कि जो समाज आपको देखते आया है कि लड़की मतलब कमजोर, लड़की मतलब लाचार, लड़की मतलब बेबस, लड़की मतलब बेचारी, तो कवि यहां पर यह बताना चाहते हैं कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। अर्थात जैसा तुम्हें समाज देखते आया है, जैसा समाज में तुम्हारे प्रति अर्थात लड़की के प्रति जो मानसिकता है उसको तोड़ दो। तुम बेचारी नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, ठीक है? तुम अपने अस्तित्व का निर्माण खुद करोगे। एक और 9th क्लास में चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में ही, रीढ़ की हड्डी, जिसमें बहुत अच्छे से एक उमा नामक कैरेक्टर है जिसमें बताया है कि लड़कियां क्या हैं और लड़कियां समाज में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं, वो हम सब देखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर दीदी के माध्यम से उस प्रकार की या उस मानसिकता पर जोर दिया है लेखक ने जब लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारी में कैद करके रखा जाता था और यही माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ घर के लिए है, ठीक है? तो यही बताया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। सार्थकता का अर्थ समझते हो? शीर्षक मतलब समझते हो? बहुत स्टूडेंट शीर्षक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और शिक्षा लिखाते हैं। शीर्षक का अर्थ है टाइटल, अर्थात जो भी पाठ है, कोई कहानी है, कोई कविता है, उसका टाइटल क्या है? टाइटल शीर्षक, शीर्षक टाइटल, इतना याद रखो। कभी कभी अपठित गद्यांश आते हैं पेपर में, अपठित काव्यांश आते हैं, और जो भी कविताएं आती हैं, गद्यांश आते हैं, प्रश्न आपसे लास्ट का प्रश्न अक्सर यही आता है कि उपर्युक्त पंक्तियों को सार्थक शीर्षक दीजिए। तो अब लिखाते हैं इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है। अरे भाई, शीर्षक का मतलब शिक्षा नहीं है, शीर्षक का मतलब है टाइटल देना है हमें उससे, ठीक है? तो ये जो कहानी का शीर्षक है, क्या शीर्षक है बताओ जल्दी? मछली। यस, ठीक है, मछली है। तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि इस चैप्टर का जो शीर्षक है या टाइटल है मछली, वो सही है क्या? या मछली के स्थान पर कोई दूसरा शीर्षक होता तो ज्यादा अच्छा रहता, या मछली ही सही है? वो बताया है, वो पूछा गया है। तो मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, किशोर मतलब टीनेजर्स, किशोर की स्मृतियां, स्मृतियां मीन्स यादें, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, नजरिया और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्राणांत को स्वीकार लेना ही लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति है। क्या बात कही है, देखो जरा यहां पर कि मछलियों के माध्यम से लेखक ने सिर्फ मछलियों को ही नहीं बताया कि मछली बेचारी निर्जीव है, ऐसे निम्न वर्ग के लोग या यूं कहें कि जो हाशिए पर हैं, हाशिए समझते हो, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या यूं कहें कि स्लम्स, जिनको समाज में बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, वो बेचारे क्या करें? उनके साथ बेचारा शब्द सही है। सही अर्थ क्यों? क्योंकि जो शोषक वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो उन पर हमेशा दबाव डालता रहता है, हमेशा उन पर अत्याचार करता रहता है, और वो बेचारे मूक चुपचाप उन सभी को सहते रहते हैं, जबकि उनके पास बल है, बुद्धि है, वाणी है, सब कुछ है, लेकिन वो उनके सामने चुपचाप रहते हैं। तो इस असहाय मूक हमें बने नहीं रहना है, हर परिस्थिति का सामना करना है, और चाहे कोई भी हो सामने, हमें अपनी सच्चाई को रखना आना चाहिए। कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर भी, परमात्मा भी, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। खुद की मदद ही हम नहीं करेंगे तो क्यों आएगा कोई ऊपर वाला हमारी मदद करने, ठीक है? तो मछलियों के माध्यम से लेखक ने लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति को उजागर किया है कि उनकी भी यही स्थिति होती है। बताया गया है जीवन क्षणभंगुर है, काल्पनिक क्षणिक। क्षणभंगुर मतलब नष्ट होने वाला, नश्वर भी कह सकते हैं, कभी भी समाप्त हो सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। किसी वस्तु की तो गारंटी है कि हाँ 2 महीने, 2 साल या 6 साल चलेगा, मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है। कब क्या हो जाए, पलक झपकते ही क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उसी में मनुष्य तरह तरह के आडंबर, तरह तरह के कार्य और अपने आप की सत्ता जमाने के लिए मनुष्य पर अत्याचार करते रहता है। तो मनुष्य यदि इस तरह का है तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए लिखा है कि जीवन क्षणभंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है। कल्पनाएं भी क्षणिक है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये बनूंगा, मैं पूरे राज्य करूंगा। दुर्योधन को याद करो जरा, दुर्योधन का क्या है कि मुझे हस्तिनापुर चाहिए, अब मैं पांडवों को 1 ग्राम भी नहीं दूंगा, 1 गांव भी नहीं दूंगा, मैं शासक बनूंगा। लेकिन हुआ क्या?
जो सही था वो विजय प्राप्त हुआ। और यह भी समझाया था कि यदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारी लाशें ही लाशें युद्ध भूमि या रणभूमि में चली जाएंगी, तो क्या लाशों पर राज करोगे? इससे अच्छा है कि जो हमारा एरिया है, जितना हमारे पास है, उसमें संतुष्ट रहना है। अर्थात मन में लालच जैसी भावना को कतई जन्म नहीं देना है। कल्पनाएं क्षणिक हैं, स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। जैसे हम सपने देखते हैं, कभी कभी हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, हम वहां गए, हमने ये किया तो हमने वो किया, और जैसे ही आंख खुलती है, कब कहाँ है मेरी वस्तुएं? ऐसे ही तो जीवन भी ऐसा ही है। जो सोचते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि जो सोच रहे हैं या जो हमने कल्पना किया, जो हमें चाहिए वो मिल ही जाए। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है, क्योंकि मछली के माध्यम से लेखक ने मनुष्य को भी इशारा कर दिया, मनुष्य की तरफ भी संकेत कर दिया। मछली और दीदी में समानता भी बताई है कि किस तरह से बेचारी मूक मछली, बेजुबान मछली तड़पती रहती है। उसी प्रकार से कन्याओं की है, स्त्रियों की भी वही स्थिति थी पहले, ठीक है, वो भी बताया। आशा करती हूं आपने हर एक प्रश्न को ध्यान से सुना है, समझा है, और अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न दिए हैं, अब टेस्ट आ जाए या सरप्राइज टेस्ट ले लें आपके टीचर, या कभी भी कोई परीक्षा होगी, तो मछली शीर्षक समझ गए ना, टाइटल से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, आप यूं बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाओगे। इसी तरह से हर एक पाठ, हर एक कविता को मैं आपके समक्ष मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से प्रस्तुत करती रहूंगी। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। कैसे जाएं? आपको हिंदी का वीडियो देखना है ना, देखना ही है, तो कैसे जाएंगे आप? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी गोधुली। क्या देखना चाहते हैं आप? क्या आप पहले पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं? वेरी वेरी उत्तम, बहुत अच्छी बात है, सर्वोत्तम, क्योंकि जब पाठ्यक्रम का हम वीडियो देखेंगे तभी तो यहां पर क्रिस्टल क्लियर होगा कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या गद्य खंड काव्य खंड सेपरेटेड है, या फिर जो हमारी एक और बुक है वर्णिका, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो बहुत सही चॉइस किया आपने। तो फर्स्ट आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है। जैसे ही आपने पाठ्यक्रम का वीडियो किया, लाली मैडम प्रकट हो गई। अब प्रकट होते ही वो शुरू हो जाएंगी कि पाठ्यक्रम में क्या है। आपको बहुत अच्छे से दोनों पाठ्यपुस्तक गोधुली और वर्णिका में जो भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी देंगी, और साथ ही साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने सिलेबस से पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं और पूरी तरह से ये चैप्टर्स अपने मस्तिष्क में बसा लें। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, और ध्यान से जब देखोगे तो वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो करना है लाइक और करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो के, हर विषय के वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके और आप बहुत सही समय पर उनका लाभ ले सके। साथ ही साथ बहुत अधिक शेयर कीजिए, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सबको लिंक शेयर कीजिए, ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, मानते हो ना बात? तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बस इसी भावना के साथ। बाय बाय, थैंक यू।